ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर दीपक वशिष्ठ, सहायक आचार्य वास्तुशास्त्र विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और आपके समक्ष सामान्य वास्तु का परिचय, स्थापत्य वास्तुकला क्या होती है, वास्तुशास्त्र का प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ, इन सभी मूलभूत वास्तु के विषयों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो वास्तु शब्द, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वास्तु शब्द का क्या तात्पर्य है, वास्तु शब्द कैसे उत्पन्न हुआ। तो जब हम व्याकरण शास्त्र में देखते हैं तो वस धातु का प्रयोग जो है निवास के अर्थ में किया जाता है, जहाँ लोग निवास करते हैं। यत्र जनाः निवसन्ति तदेव वास्तु। तो व्याकरण की दृष्टि से वास्तु शब्द कैसे निष्पन्न हुआ, वस धातु में तृण प्रत्यय लगा और उस तृण प्रत्यय के लगने से वस धातु में वास्तु शब्द बना, जिसका तात्पर्य हुआ यत्र जनाः निवसन्ति तदेव वास्तु। जहाँ लोग निवास करते हैं उसे वास्तु कहते हैं। और वास्तु के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि घर हो गया, गृहम, देवालयः, जलाशयः, ग्रामः, पुरादयः, ये सारी चीज़ें। जब व्यक्ति को घर बनाना हो तो वो भी वास्तु के अंतर्गत होगा, जब जलाशय का निर्माण करना हो वो भी वास्तु के अनुरूप होगा। जब हम घर बनाते हैं तो हम एकाशीति पद वास्तु मंडल के अकॉर्डिंग जो है घर बनाते हैं। वहाँ पे जो विन्यास करेंगे, जितना हमारा भूखंड होगा तो 81 पद को, हमारे भूखंड को 81 पदों में बांटेंगे और फिर देवताओं का विन्यास करते हुए वहाँ पे किस अनुरूप कौन सी दिशा में क्या निर्माण किया जाए, उस प्रकार का निर्माण कार्य करते हैं। जब हमें धार्मिक वास्तु का निर्माण करना होता है, देवालय का निर्माण करना होता है, तो वहाँ के लिए चतुष्षष्टि पद वास्तु, जो 64 पद वास्तु है, उसका प्रयोग किया गया है। देवताओं की संख्या 45 ही है, चाहे 81 पद बनाना हो, चाहे 64 पद बनाना हो, चाहे शतपद वास्तु का निर्माण करना हो। किसी देवता की संख्या 81 पद में, जैसे कि ब्रह्म स्थान पे 9 पद ब्रह्मा जी के हैं, 64 पद वास्तु में 4 पद ब्रह्मा जी के हैं। इसी प्रकार से अलग अलग जब वास्तु मंडल का निर्माण करना होगा, गृह के संदर्भ में एकाशीति का निर्माण करेंगे, जलाशय के संबंध में शतपथ वास्तु चक्र के द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, और धार्मिक वास्तु मंदिरों के संदर्भ में 64 पद वास्तु के द्वारा जो है हम निर्माण कार्य करेंगे। अब वेद की परंपरा किस प्रकार से आगे बढ़ी, जब से मनुष्य का जो है वो प्रादुर्भाव हुआ। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है उतना ही वास्तु पुराना है। पहले मनुष्य जब आदि काल था, आदि मानव था, तब गुफाओं में, कंदराओं में इस प्रकार से निवास करता था कि उसको एक छत मिल सके, सर्दी गर्मी बरसात से वो अपनी रक्षा कर सके, और अपनी बुद्धिमता के हिसाब से, तत्कालिक बुद्धिमता के हिसाब से वो निर्माण कार्य करता था। वर्तमान में हम देखते हैं हाई राइज बिल्डिंगें, 15-15, 10-10 मंजिलों की जो है इमारतें, वर्तमान में 100-100 मंजिलों की इमारतें हमारे सामने हैं। आबादी ज़्यादा है, तो आज वर्तमान में क्या हमारे को उपयोगी है, वर्तमान में हमारे लिए क्या अपेक्षित है वास्तु के लिए, उस प्रकार से वास्तु का हम निर्माण करते हैं। तो वास्तु शास्त्र का तात्पर्य यह है कि किसी भी एक बिंदु को या एक चीज को पकड़ करके बैठ जाना नहीं है। समय के हिसाब से, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से जो है वास्तु परिवर्तन होता रहता है। उत्तराखंड की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की कैसी जलवायु है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे वहाँ के भौगोलिक वातावरण के हिसाब से किस प्रकार का निर्माण होगा, वो वहाँ की परिस्थितियाँ तय करेगी। दिल्ली में किस प्रकार का वातावरण रहता है, गुड़गांव हरियाणा में कैसा रहता है, राजस्थान में कैसा रहता है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का भौगोलिक वातावरण कैसा है, यहाँ की देश काल परिस्थितियाँ किस अनुरूप वास्तु को सही उसके अनुरूप वास्तु का निर्माण होता है। तो यहाँ की, इस देश की वास्तु की परिस्थितियाँ यहाँ के हिसाब से हम निर्माण करेंगे। जैसे कि हम गुड़गांव में देख रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट बिल्डिंगें बनी हैं वो कांच की बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन कांच की बिल्डिंगें क्या सम्मत हैं हमारे दिल्ली के या गुड़गांव के या हरियाणा के वास्तु सम्मत है, जहाँ पे हमारा क्लाइमेट 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री नॉर्मल रहता है। वहाँ पे हम आंग्ल सभ्यता का जो है वो देखते हुए और आंग्लेय लोगों का, पाश्चात्य जनों का फॉलो करते हुए
कांच की मल्टीराइज बिल्डिंगें हम बना दें और हमारे यहाँ पे जब ऑलरेडी 40 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो जब वो उस कांच के ऊपर हीट करेगा तो वो अंदर और हीट पैदा करेगा। विदेशों में ये क्यों कारगर हुआ? क्योंकि उनको धूप की जरूरत थी। वहाँ पे सर्दी वाला क्लाइमेट रहता है, 5 डिग्री 10 डिग्री माइनस में 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी उनके अकॉर्डिंग जो है वो कांच की बिल्डिंगें बनाना ठीक था, लेकिन हमने अंधभक्ति में उनको फॉलो किया, पाश्चात्य कला को अपनाया और हम देखते हैं कि दिल्ली में, गुड़गांव जैसे शहरों में जहाँ पे 40-40 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, वहाँ पे भी हम इस प्रकार का वास्तु बनाकर रहते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये खराब वास्तु है, हमारे देश, हमारे काल और हमारे परिस्थिति के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे हम 24 घंटे एसी जला करके रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, एसी चलाते रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, अन्य समस्याएं पैदा होगी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तु जो है, कोई भी एक शास्त्र ने वो आचार्य किस परंपरा का है, किस देश का है, किस काल का है, इसको ध्यान में रखते हुए वास्तु का निर्माण किया जाता है। वास्तु कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि हाँ ये कह दिया है, इस आचार्य ने ये कह दिया है, इस आचार्य ने इस कास्ट का प्रयोग बता दिया है तो हम इसी कास्ट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि केरला में कौन सी कास्ट होती है, कर्नाटक में कौन सी कास्ट होती है, उत्तराखंड में कौन सी कास्ट होती है, तो वहाँ की कास्ट का ही अगर वहाँ पे प्रयोग किया जाए, वहाँ के वास्तु में प्रयोग किया जाए, तो वो उस समाज के, उस भौगोलिक वातावरण के जो है वो अनुकूल होगी। उसी प्रकार से हम एक और देखते हैं कि आजकल हमने भी पाश्चात्य जगत का अनुसरण करते हुए मॉडर्न जो आजकल हम किचन बना रहे हैं, मॉड्यूलर किचन जिसको हम बोल रहे हैं कि हम मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं, ओपन किचन बनाएंगे, तो क्या ये भी भारतीय संस्कृति के अनुरूप है? क्या हम लोग भारतीय लोग जो हैं वो मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, हम इतने सारे मसालों का प्रयोग करते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गरम मसाला, ये मसाला, वो मसाला। क्या पाश्चात्य लोग इतने मसालों का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। हम जितना ऑयल में खाना बनाते हैं, जितना ऑयल का प्रयोग करते हैं, हम लोग पूड़ियाँ तलनी होती है, आधी कढ़ाई को ऑयल से भर देते हैं, तो वो लोग क्या 4 बूंद ऑयल में, ऑलिव ऑयल में या इस प्रकार के ऑयल में बड़ी मुश्किल से हल्का सा फ्राई करते हैं। तो ओपन किचन उनके लिए ठीक है, क्योंकि उनके घर में जब ओपन किचन रहेगा और हल्का सा उनको फ्राई करना है किसी चीज़ को, इतने मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना है, तो उनका अगर ओपन किचन भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे घर में अगर ओपन किचन रखने लग गए और हमने इस प्रकार के मिर्च मसालों का प्रयोग करके बना रहे हैं, तो घर में जो भी बनाएंगे उसकी सारी स्मेल जो है, गंध जो है, उसका धुआं है, पूरे हमारे घर में भर जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्तु को अंधभक्त होकर के फॉलो नहीं करना चाहिए। जिस देश, जिस काल, जिस परिस्थिति के अनुसार जैसा वास्तु होना चाहिए वैसा निर्माण करना चाहिए। हम जिस वातावरण में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो वास्तु जो है हमारे लिए अनुकूल होगा। अब वास्तु का प्रादुर्भाव हम देखते हैं कि किस प्रकार से हुआ। तो सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, मनु का जो है वो प्रसिद्ध वाक्य है, भूतम भवत भविष्यश्च सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। हमारे सनातन धर्म में हम मानते हैं कि जितनी भी विद्याएं हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, 14 विष्णु पुराण में 14 प्रकार की विद्याओं का बताया गया है। अंगानी चतुरो वेदा मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणम धर्मशास्त्रम च विद्या येता चतुर्दशा। 14 प्रकार की विद्याओं का वर्णन हमें विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। तो ये जितनी भी विद्याएं हम पढ़ रहे हैं, जितने भी वेद हम पढ़ रहे हैं, या शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे वास्तु शास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सारा वेदों से ही प्रादुर्भाव हुआ है। जो षड वेदांग कहे गए हैं, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम चयः, ज्योतिषम, अयनम चैव वेदांगानी षडेवतु। ये 6 जो है वो वेद के अंग हैं। वेदों को करने के लिए इन वेदांगों का निर्माण आचार्यों ने किया। चूंकि वेद की भाषा क्लिष्ट थी, हर कोई सामान्य जन या सामान्य विद्वान उसकी भाषा को समझ नहीं सकता था, उसको पढ़ नहीं सकता था, तो उसको सरलीकृत करने के लिए वेदांगों की रचना हुई, जिसमें शिक्षा हुआ, कल्प हुआ, व्याकरण हुआ, निरुक्त हुआ, ज्योतिष हुआ। तो अब वास्तु जो है वो जो षडांग हैं, वेद के अंग में बात करते हैं, तो जो ज्योतिष है उस ज्योतिष के संहिता स्कंद के अंतर्गत हम लोग वास्तु शास्त्र को देखते हैं। ज्योतिष के 3 स्कंद हैं, सिद्धांत स्कंद, संहिता स्कंद और होरा स्कंद। सिद्धांत स्कंद के अंतर्गत जो भी सैद्धांतिक घटनाएं हो रही हैं, आकाश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो ग्रह जिस राशि में कब परिवर्तन करेगा, किस राशि में जाएगा, किस नक्षत्र में जाएगा, जब कौन सा ग्रहण आ रहा है, कब ग्रहण आएगा, जब इस प्रकार की खगोलीय घटनाओं का हमें अध्ययन करना होता है तो हम ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंद का अध्ययन करते हैं।
होरा स्कंद के अंतर्गत हम व्यक्तिगत जातक का अध्ययन करते हैं कि ये बालक जो है इतने बज के इतने मिनट पे इस समय इस स्थान पर पैदा हुआ, तो इसका जन्म के समय ग्रहों की स्थितियां क्या रही, उस ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जब व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, उसका भविष्य देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो वो ज्योतिष शास्त्र के होरा स्कंद के अंतर्गत आएगा। और उसी प्रकार से जब हमें समूह का अध्ययन करना होता है, सामूहिक अध्ययन करना होता है, तो हम ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन के लिए होरा शास्त्र, होरा स्कंद, और समूह के अध्ययन के लिए संहिता स्कंद का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद के अंतर्गत ही वास्तु शास्त्र को भी लिया गया है। सामुद्रिक शास्त्र हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, अन्य कई प्रकार की विद्याओं को जो है वो ज्योतिष शास्त्र के संहिता स्कंद के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से जब हम वास्तुशास्त्र, ये तो हमने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ के पाया कि भाई वास्तुशास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र का अंग है और उसके संहिता स्कंद में आता है, परंतु जब हम वास्तुशास्त्र का अध्ययन करते हैं और वास्तुशास्त्र के जो मूल ग्रंथों के अध्ययन में, जैसे कि मय मतम मूल ग्रंथ हो गया, सम्रांगण सूत्रधार मूल ग्रंथ हो गया, इन ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो सम्रांगण सूत्रधार में हमें वास्तुशास्त्र के 8 अंगों का वहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है, अष्टांग वास्तुशास्त्र जिसको कहा गया है। और वास्तुशास्त्र के इन 8 अंगों में क्या क्या शास्त्र आते हैं? सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम छंद एव च शिरा ज्ञानम तथा शिल्पम यंत्र कर्म विधिस तथा एतांगानि जानीयात वास्तुशास्त्रस्य धीमताम। तो वहाँ पे सम्रांगण सूत्रधार का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि वास्तुशास्त्र के 8 अंग है। उसमें सामुद्रिक शास्त्र, जब हम फेस रीडिंग वगैरह देखते हैं, हस्तरेखा वगैरह देखते हैं, तो अच्छा वास्तुशास्त्री कौन होता है? केवल स्थापत्य शास्त्र को जानने वाला ही अच्छा वास्तुशास्त्री नहीं है। वास्तुशास्त्री अच्छा वो है जो ये अष्टांग वास्तु के अंग बताए गए हैं, इनका भी, इन शास्त्रों का भी ज्ञाता उसे होना चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता, जब सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होगा अच्छा वास्तुशास्त्री, तो मूर्ति कला का निर्माण कैसे होना है, किस प्रकार के अंग प्रत्यंगों से मूर्ति बनेगी, चित्रकला कैसे बनेगी, तो जब उसको सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता होगा तो वो अच्छी मूर्ति कला में, शिल्प कला में, चित्रकला में भी वो निपुण होगा और अच्छे से मंदिर स्थापत्य को वो जान सकता है। तो अच्छे वास्तुशास्त्री को इस सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए। सामुद्रम गणितम चैव, गणित शास्त्र, वास्तुशास्त्र, एक वास्तुशास्त्री को गणित शास्त्र का अध्येता भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो मापन करेगा भूमि का, ये हमारे पास पूरा भूखंड है, तो इस भूखंड का मापन करने के बाद इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, हम वास्तुशास्त्र में काकणी विचार करते हैं और अन्य विचार करते हैं कि ये भूखंड हमारे लिए श्रेयस्कर है या नहीं है, तो उसके लिए हमें गणित शास्त्र का अध्ययन, अध्येता होना भी आवश्यक है, क्योंकि गणित शास्त्र के द्वारा ही हम मापन में जो है वो अच्छे हो सकेंगे। और ये अगर हमारे घर, इस भूखंड पे हमें अगर हमारा घर बनाना है, तो जो बेडरूम बनने हैं, कक्ष बनने हैं, शयन कक्ष बनने हैं, बच्चों के लिए कमरे बनने हैं, वो कितने बाय कितने के बनेंगे? 15 बाय 15 का बनेगा इस भूखंड में, 10 बाय 12 का बनेगा। किचन बनाना है वो कितने का बनाए, मंदिर बनाना है, शौचालय बनाने हैं या अन्य कक्ष बनाने हैं, तो इस भूखंड में हम कितना मापन करके किस प्रकार से बनाएं, तो वो तब व्यक्ति कर सकता है, अच्छा वास्तुशास्त्री कर सकता है, जब वो गणित शास्त्र का अध्येता भी होगा, गणित शास्त्र का ज्ञाता भी होगा। तो अच्छे स्थापत्य शास्त्री को गणित शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए। तीसरा अंग आया सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम। चूंकि ज्योतिष शास्त्र का अंग भी है और दोनों में आपस में, ज्योतिष और वास्तु में अंग और अंगी का संबंध है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो काल शास्त्र है, काल का विधान करता है, कौन सा कार्य हमें किस समय पर करना है ये बताता है। अगर वास्तुशास्त्र में जितने भी मुहूर्त हैं, गृह निर्माण करना हो, गृह प्रवेश करना हो, शिलान्यास करना हो या अन्य कोई जीर्णोद्धार करना हो, तो वो सारे मुहूर्त जब हम मुहूर्तों का विवेचन करेंगे तो वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य सही फलीभूत होगा। और जो काल में सही समय पर कार्य नहीं करते हैं हम लोग, उस समय करेंगे तो वो निष्फल हो जाएगा। जैसे कि आप सभी लोग विद्यार्थी हैं, आप अध्ययन करते हैं और आपका परीक्षा का समय आता है, आपको पता है कि हमारी इस समय परीक्षा है, और तो उस परीक्षा के हिसाब से हमें कितने महीने पहले हमारा अध्ययन शुरू करना है, जिससे हम अच्छे से पूरा सिलेबस हमारा कवर कर सकें। लेकिन हमने अगर परीक्षा को ध्यान में नहीं रखा, काल का ध्यान नहीं रखा और काल का खंडन कर दिया, और जस्ट परीक्षा के एक दिन पहले अगर हम पुस्तक लेके बैठेंगे, तो हमारी गति वो नहीं हो सकती अध्ययन में, शास्त्र में हमें वो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जो हम चाह रहे थे कि हमें इस प्रकार का परीक्षा में परिणाम मिले। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने काल का उल्लंघन किया। जिस समय पे जो कार्य होना था
उस समय पे उस कार्य को प्रारंभ नहीं किया। तो उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र भी तब अच्छा फलीभूत होगा जब आप जो समय बताया गया है, जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अगर आप निर्माण कार्य करेंगे तो वो सारा हमें वास्तु का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र के द्वारा होता है। इसलिए एक अच्छे वास्तुशास्त्री को ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए, उसका ज्ञाता भी होना चाहिए। चौथा वास्तुशास्त्र का अंग है सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम छंद एव च। छंद यहाँ पे साहित्य शास्त्र, छंद अलंकार मतलब साहित्य शास्त्र से नहीं है। छंद मतलब है जब हमें दीवार खड़ी करनी है तो हमें पत्थर की दीवार बनानी है, ईंट की बनानी है, मिट्टी की बनानी है, और उस पर जो स्टेप बाय स्टेप होंगे, जैसे कि आजकल हम जो ईंट की दीवार बनाते हैं या पत्थर की बनाते हैं तो हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्राचीन वास्तुशास्त्री होते थे उस समय हमारे शास्त्र में वज्रलेप विधि का वर्णन प्राप्त होता है। वज्रलेप विधि मतलब कि हड्डियों के द्वारा और जो ये उड़द की दाल, मसूर की दाल होती है, इनकी पेस्ट बना करके वो पेस्ट तैयार करते थे और वो फिर पत्थरों में लगा करके, ईंटों में लगा करके दीवारें खड़ी होते थे। तो पुराना हम जो वास्तु देख रहे हैं, जो राजे महाराजाओं का बना हुआ, राजस्थान में आप देखो इतने बड़े बड़े दुर्ग हैं, वो आज भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जाए और वो स्थिर खड़े रहते हैं। परंतु जो वर्तमान में जो आधुनिकता तो बहुत हो गई है, लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया है चीज़ों के साथ में। तो आप भी जो डीडीए कोई फ्लैट बना रहा है या कुछ बना रहा है, हम देखेंगे वो 10 साल में, 20 साल में ही जर्जर हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं कि आपने कैसी चीज़ों का, मटेरियल का उपयोग किया, कैसा किया। तो ऐसा हमारा शास्त्र उस समय जब था, उस समय भी इतना मजबूत हमारा शास्त्र था कि वज्रलेप विधि के द्वारा किस प्रकार से सब निर्माण कार्य होगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। तो छंद शास्त्र का कि कैसे निर्माण कार्य होना है, संपन्न होना है, इस सब का ज्ञाता भी एक अच्छे वास्तुशास्त्री को होना चाहिए। सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम छंद एव च सिरा ज्ञानम। सिरा ज्ञान बोलते हैं क्योंकि जल, सिरा मतलब कि जो हमारे जैसे कि शरीर के अंदर नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के वजह से हमारे शरीर में सर से लगा करके पैर तक रक्त जो है वो प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे भूखंड के अंदर भी शिराएं जा रही हैं, नाड़ियां जा रही हैं। और उस जो अच्छा वास्तुशास्त्री होता है, अच्छा ज्योतिषी होता है, उसे पता होता है कि कौन सी शिरा पे या इस भूखंड में किस जगह पर वो खुदाई करे तो वहाँ से अच्छा मीठा जल जो है वो प्राप्त होगा। इसके लिए हमारे वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में जो वराह मिहिर की बृहत संहिता है, वहाँ पे दकारगल अध्याय नाम से वर्णन प्राप्त होता है और बहुत ही अच्छा वराह मिहिर आचार्य ने जो है उसका वर्णन किया है कि हमें इस पूरे भूखंड में कहाँ पे कौन सा पेड़ होगा, उस पेड़ से कितना कदम पूर्व दिशा में जाना है या पश्चिम दिशा में जाना है, और वहाँ पे कितने हाथ नीचे या कितना फुट नीचे खोदे उससे जल की प्राप्ति होगी। तो ये सिरा ज्ञान एक अच्छे वास्तुशास्त्री को, चूंकि जल प्रायोरिटी है, जो पंच महाभूत बताए गए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों का सामंजस्य स्थापित करना ही वास्तुशास्त्र है। तो जल, जब सभ्यताओं का विकास हुआ वो भी नदी घाटियों के किनारे पे हुआ। जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, अन्य सभ्यता हो, वहाँ पे इसलिए विकसित हुई क्योंकि वहाँ पे नदियाँ थी। तो नदियों के पास में सर्वाइव करना ज़्यादा ईजी होता है, सरल रहता है सभी के लिए। इसलिए सिरा ज्ञान जो अच्छे वास्तुशास्त्री को एक दकारगल अध्याय का शिरा शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो जल का ज्ञान कर सके कि इस भूखंड पे जल कहाँ मिलेगा, अच्छा जल कहाँ मिलेगा। तो ये सिरा का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। तो ये फिर और कौन सा आया इसका पार्ट, सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम छंद एव च सिरा ज्ञानम तथा शिल्पम। शिल्प शास्त्र, एक अच्छे वास्तुशास्त्री को शिल्प शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए कि मूर्ति कैसे बननी है। हम जब घर में जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर में वहाँ पे हमारे शास्त्र में आता है कि घर के अंदर 12 अंगुल से अधिक की जो है मूर्तियों को स्थापित नहीं किया जाता है। 4 अंगुल, 8 अंगुल, 12 अंगुल, बस इतने प्रमाण की मूर्ति ही घर में स्थापित करनी है। इससे यदि बड़ी मूर्ति हैं तो वो फिर मंदिरों में स्थापित होगी, और उससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आप देखेंगे तो फिर वो उनके ऊपर छत नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसके भी मूर्ति स्थापित करने के भी कई सारे नियम हैं कि घरों में किस प्रकार से मूर्ति स्थापित करें, मंदिरों में किस मान प्रमाण की मूर्तियां स्थापित करें, और खुला अगर मैदान में, जैसे कि बड़ी बड़ी शिव मूर्ति हैं धौलाकुआं में, छतरपुर में हनुमान जी की बड़ी मूर्ति है, करोल बाग में मूर्ति है, तो इस प्रकार की जब बड़ी मूर्तियों का निर्माण होना है तो उस पर फिर छत का निर्माण नहीं किया जाता है, और उनका किस प्रकार से निर्माण किया जाएगा ये सारा हमारे वास्तुशास्त्र में वर्णित है। तो इस प्रकार से एक अच्छे वास्तुशास्त्री को शिल्प शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए। और वास्तुशास्त्री को किस शास्त्र का पता होना चाहिए, सामुद्रम गणितम चैव ज्योतिषम छंद एव च शिरा ज्ञानम तथा शिल्पम। यंत्र कर्म, यंत्र कर्म मतलब कि तकनीकी का ज्ञान,
कि कोई सा भी कार्य कैसे होना है तो हमें उसकी टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, तकनीकी पता होनी चाहिए। बिना तकनीकी के कार्य करेंगे तो वो सही नहीं होगा। हम किसी अच्छे आर्किटेक्ट से, अगर हमने कोई मकान बना रहे हैं और हमारा आर्किटेक्ट वेल एजुकेटेड है तो उससे पता होगा कि वो हमें एक बहुत अच्छा नक्शा जो है वो घर का तैयार करके दे देगा। वहीं अगर हम कम पढ़े लिखे सामान्य से किसी ठेकेदार से अगर हम घर का नक्शा तैयार करवा रहे हैं तो वो उस जो आर्किटेक्ट है पढ़ा लिखा उसकी तुलना में वो उस लेवल का जो है वो नक्शा तैयार करके नहीं दे सकता। अच्छा, क्योंकि आर्किटेक्ट को पता है कि वो छोटी सी छोटी जगह का भी किस प्रकार से उपयोग करे, सदुपयोग करे, जिससे जो है वो घर अच्छा बन सके। तो इस प्रकार से वास्तुशास्त्री को जो है वो तकनीकी का ज्ञान, यंत्र का ज्ञान भी होना चाहिए। और विधि तथा, लास्ट में आता है विधि, लॉ, नियम, कि किस नियमों के तहत कार्य होना है, इस कार्य को में अगर सफलता प्राप्त होनी है तो क्या विधि है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और बोलते हैं कि पंडित जी हमें फल प्राप्त नहीं हुआ। तो फल प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने जो विधियों का पालन करना चाहिए था, जिस विधि के द्वारा देवता का पूजन करना चाहिए था, जिस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए था, या जिस प्रकार की वेदी का निर्माण करके वो हवन होना चाहिए था। अब दिल्ली जैसे शहरों में या मेट्रो शहरों में क्या होता है कि मोस्टली हम लोग लोहे का वो हवन कुंड आता है उसको ले आते हैं, उसमें ही अग्नि जला करके स्वाहा स्वाहा कर देते हैं, और फिर जैसे ही हवन हुआ उसको उठा करके फिर से हमने बाहर स्थापित कर दिया। और फिर लोग बोलते हैं कि हमें पूजा का प्रॉपर फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए प्राप्त नहीं हो रहा है क्योंकि आपने जो विधि थी, जो लॉ था उस पूजा में का फल प्राप्त होने का, उन लॉ का आपने ध्यान नहीं रखा, विधि का आपने ध्यान नहीं रखा, इसलिए आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। तो एक वास्तुशास्त्री को इन सभी अष्टांग वास्तुशास्त्र के जो ये बताए गए हैं इनका अध्येता होना चाहिए, इनका ज्ञाता होना चाहिए, और इन सब का ज्ञान प्राप्त करके वो एक अच्छा वास्तुशास्त्री जो है वो बन सकता है। फिर 4 वेद हैं, और अब वेदों में जाते हैं तो वेदों में वास्तुशास्त्र कहाँ से आया? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों ही वेदों के 4 उपवेद भी बताए गए हैं। उसमें जो अथर्ववेद हैं, अथर्ववेद के उपवेद के रूप में हम लोग स्थापत्य शास्त्र को, वास्तुशास्त्र को देखते हैं। और वहाँ पे वैदिक वास्तुशास्त्र जो है वर्तमान कालिक परंपरा नहीं है। ऋग्वेद सबसे, ना केवल भारतीय वैज्ञानिक अपितु विश्व के सभी पाश्चात्य वैज्ञानिक भी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ मानते हैं। और ऋग्वेद में वास्तुस्पति देवता का वर्णन जो है हमें प्राप्त होता है। यहाँ सभी बटुक बैठे हैं, सभी पूजा पाठ करवाते हैं, और ऋग्वेद में मंत्र आता है, ओम वास्तुस्पते प्रतिजानी स्वान स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुगशुसन्नो भवद्विपदेशम चतुष्पदे। तो वहाँ पे ऋग्वेद में ही वो वास्तुस्पति देवता का वर्णन हमें प्राप्त होता है कि एक वास्तुस्पति देवता है जो उस भूखंड की रक्षा करने वाले देवता हैं, और उनसे वहाँ पूजा करने वाला यजमान जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि हम आपके ऊपर निवास करेंगे, आपके ऊपर निवास करते हुए हम सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, सब प्रकार से हम निरोगी रहें, हमारे घर में धन धान्य की, संतान की, वंश की हमारी वृद्धि होती रहे, हमारे साथ जो पशु पक्षी वगैरह हैं, जीव जंतु वगैरह हैं, वो सब भी खुश रहें। तो इस प्रकार से उस वास्तुस्पति देवता से वहाँ पे प्रार्थना के मंत्र हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त हो जाते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वास्तु जो है वो वर्तमान कालीन परंपरा नहीं अपितु वैदिक परंपरा है, और वेदों में ही इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन हमें जो है वो प्राप्त होता है। फिर वैदिक काल के बाद में पुराण काल आता है, तो पुराणों में फिर ये शास्त्र और आगे बढ़ता है। पुराणों में चाहे मत्स्य पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, वराह पुराण हो गया, अग्नि पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, इन सभी पुराणों में वास्तु की विस्तृत चर्चा जो है हमें प्राप्त होती है। वहाँ पे ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माता बताया गया है, और ब्रह्मा जी जो चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, उन चतुर्मुखी ब्रह्मा ने जो है उनके आदेश के अनुसार पृथु को, जिसके नाम पर ये पृथ्वी पड़ा, पृथु महाराज को कहा कि आप जो है इस पृथ्वी को समतल करिए, रहने लायक बनाइए। क्यों? क्योंकि ये तो आग का गोला थी पहले। जितने भी पिंड, जितने भी ग्रह हैं वो सब कहाँ से अलग हुए हैं? सूर्य से। सूर्य सबसे बड़ा एक आग का गोला है। जब कहीं पे आग जलती है, लपटें जलती हैं, तो उससे सारे कई चीज़ें लपटें इधर उधर फैलती है। तो उसी प्रकार से जो सूर्य एक आग का गोला था, तो उस आग के गोले से ये सारे पिंड, पृथ्वी निकला, सूर्य, ये सारे ग्रह, मंगल, शनि, राहु, जितने भी ग्रह हैं वो सारे पिंड निकले। और फिर कई करोड़ों वर्ष, इनको अरबों खरबों वर्ष लग गए ठंडा होने में। फिर जो है हमारा, फिर जब वो ठंडे हुए तब ये पुराण काल में जो है ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार पृथु ने जो है वो पृथ्वी को समतल किया, रहने लायक बनाया। और फिर जो है ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से अपने 4 मानस पुत्र कहें, उनके शिष्य कहें, उनको उत्पन्न किया।
ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उनके भी नाम हमें वहाँ पे प्राप्त होते हैं। विश्वभू, विश्वविद, विश्वस्रष्टा, विश्वस्त, ये पूर्व मुख का, दक्षिण मुख का, पश्चिम मुख का, उत्तर मुख के उनके नाम हैं। इन 4 मुखों से ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्रों को या वास्तुशास्त्रियों को जो है वो उत्पन्न किया। कौन कौन हुए उसमें? विश्वकर्मा, मय, मनु और त्वष्टा। जो विश्वकर्मा ब्रह्मा जी का सामने वाला मुख था पूर्व दिशा का, उससे विश्वकर्मा की उत्पत्ति मानी जाती है। फिर मय की उत्पत्ति हुई, मनु की हुई, त्वष्टा की हुई। इन्होंने इस शास्त्र को और आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से जब हम पौराणिक काल देखते हैं तो पुराण में बहुत ही विस्तृत चर्चा जो हमें वास्तुशास्त्र की प्राप्त होती है। वहाँ पे 18 प्रवर्तक आचार्यों का वर्णन भी प्राप्त होता है। भृगु, अत्रि, वशिष्ठस्य, विश्वकर्मा, मयस्तथा नारदो, नग्नजित् चैव, विशालाक्षः पुरंदरः, ब्रह्मा कुमारो नंदीशः, शौनको गर्ग एव च, वासुदेवो अनिरुद्धश्च तथा शुक्रः बृहस्पति। ऐसा करके वास्तु की परंपरा जो है पुराण काल से आगे बढ़ती है। ऋग्वेद, फिर ये जो अपना काल आता है, रामायण काल आता है, महाभारत काल आता है। यहाँ पे लंका नगरी का वर्णन, अयोध्या नगरी का वर्णन, जो है लाक्षागृह का वर्णन। इससे और हमें पता चलता है कि वास्तु की परंपरा धीरे धीरे और समृद्ध होती गई। और वर्तमान में जो हम हाई राइज बिल्डिंगें देख रहे हैं, उसमें नए प्रकार का जो वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, नए प्रकार की बिल्डिंगें बन रही हैं, ये सब जो है आधुनिक वास्तुशास्त्र हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि वास्तु हमें किसी का भी फॉलो नहीं करना है कि विदेश में ये कर रहे हैं तो हम भी ये करें। आपकी देश काल परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार हमें जो है निर्माण कार्य करना चाहिए। धन्यवाद। मैं गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।